हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशवंत गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 की श्रृंखला में आपकी सफलता की राह में चार चांद लगाने के लिए एक और प्रैक्टिस सेशन में आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं, जिसमें बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने ये सारे प्रश्नों को अच्छे से हल किया और इसकी व्याख्याओं को समझ लिया तो समझिए आपको शिक्षण में कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जरूरी नहीं है कि मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूं तो संस्कृत में ही, क्योंकि व्याख्या तो मैं हिंदी में कर रहा हूं ना, तो संस्कृत के साथ साथ हिंदी का भी शिक्षण हो या फिर कुछ और भी नियम जो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, शिक्षण सूत्र जो होते हैं, उन सब पर बेहतरीन चर्चा और सरल शब्दों में, सरल से सरल शब्दों में, ताकि आपको कहीं भी किसी शब्द में उलझन ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई कठिनाई ना हो। इन सब को देखते हुए बेहतरीन व्याख्या के साथ मैं हमेशा आपके सामने तत्पर रहता हूं कि आप लोग कितनी आसानी से सीटेट क्वालिफाई कर लें, ज्यादा मेहनत आपको ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्त, शुरू किया जाए। जो भी मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र देख रहे हैं सेशन को, वो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और एक प्यारा प्यारा जल्दी से कमेंट कर दीजिए। दोस्तों में शेयर इसलिए कर दीजिए कि जो सेशन है दोस्त, अब अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला है। जब अंतिम पड़ाव पर है दोस्त, तो इसमें जो बेहतरीन कंटेंट होते हैं ना, उनको लेकर आया जाता है चुनिंदा प्रश्नों के साथ। अब तक मैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते थे उनको हल करवा रहा था, सबको मैंने हल करवा दिया, गद्यांश पद्यांश मैंने हल करवा दिए, तरीका भी बता दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि कल मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जिसमें निगेटिव वर्ड्स अलग, पॉजिटिव वर्ड्स अलग, इन सब को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊं और उन शब्दों का मतलब समझा दूं आपको। लगभग 1 घंटे से प्लस क्लास जाएगी सिर्फ शब्दों को लेकर। अगर शब्दों को आपने जान लिया है तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में, ऑप्शन को काटने में, छांटने में कोई समस्या नहीं होगी। और जब ये आपको आ गया ना, तो सीटेट में और कुछ है ही नहीं, हवा है। कहते ना, और क्या है, अलवा है। हाँ, एकदम से अलवा, हलवा, जो भी समझिए आप, वो हो जाएगा आपके लिए। बस 2 दिन 3 दिन जो भी आपकी तैयारी है दोस्त, उसको रिवीजन में लगा दीजिए और सारी चीजें छोड़ दीजिए इधर। अगर कोई अन्य चीजों पर आप ध्यान दे रहे हैं तब तो फिर दिक्कत ही हो जाएगी आपके लिए। तो आज के लिए देखिए, हमारे जो टाइपिस्ट महोदय हैं, कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने? बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना कड़ी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। कुदरत चिड़ियों को दाना तो दे देती है, लेकिन उन्हें घोंसलों में नहीं डालती। तो ये जो कोटेशन है, इसका मतलब क्या है कि दोस्त, ये जो संसार है, इसमें जानवरों को भी भोजन मिल जाता है बिना काम किए। लेकिन अगर आपको लग्जरियस लाइफ जीनी है, अच्छा जीवन व्यतीत करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो आप अपनी सफलता के लिए जी जान लगा देंगे। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है हमारे सामने, ये देखिए। संस्कृत भाई हमारा लैंग्वेज ही है, जानते ही हैं। अब शब्दों को मैं कल लेके आऊंगा, तो आज इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने सेशंस जो लिए हैं पीछे, उसमें बहुत ज्यादा इन पर मैंने डीप व्याख्या कर दिया है। उतनी की जरूरत भी नहीं थी जितना मैंने कर दिया है। तो आप अगर चाहते हैं
ये इसका भी ज्ञान मिल जाए आपको बढ़िया से, तो मेरे प्रीवियस जो सेशन है उनको देख लीजिए भाई। मैंने 2 महीने लगातार आपको सेशन दिए हैं जिसमें आपको कोई समस्या नहीं, सारी चीजें कवर की गई हैं, जितनी आपको जरूरत थी सब कवर किया गया। कल अभी मैंने प्रीवियस ईयर के जो भी समास, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि के प्रश्न है ना, उनको लेकर आया था, आपके समक्ष उपस्थित था कल की वीडियो में भी। तो सोच लीजिए, मैं आपके लिए कोई भी टॉपिक छोड़ना ही नहीं चाहता। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न क्या है भाई, ये लीजिए, व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धते केंद्रम अस्ति। लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने है, और लीजिए ये भी देखिए क्या है भाई, सब्सक्राइब नाउ। सब्सक्राइब किसे करना है आपको, तो हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। देखिए लोगो आपके सामने है, लोगो पे लिखा हुआ है पूर्वांचल कैरियर क्लासेस। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री में सीटेट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी राह में कहीं भटके ना और आसानी से आपको अपनी सफलता का मार्ग मिल सके और एक अच्छा जीवन बिताने का मौका मिले। पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, लाइक ना, सब्सक्राइब नाउ, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, शेयर प्लीज। और हमारा परिचय आपके सामने है, मोबाइल नंबर भी है, दूरभाष नंबर, ठीक है। चलिए तो फिर, व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरणम पद्धते केंद्रम अस्ति। मतलब इसका ये है कि कह रहा है व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण करने की जो पद्धति है वो केंद्रित है, किस पर केंद्रित है, किस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं किस पर आधारित है दोस्त। तो आप देखिए किस पर आधारित है, प्रत्यक्ष विधि। ये जो प्रत्यक्ष विधि है ये क्या होती है, इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है भाई, अक्ष के सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने मतलब जिस वस्तु के बारे में पढ़ाया जाए, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाया जाए, जिसके बारे में पढ़ाया जाए उसको सामने रख के पढ़ाया जाए, उसको सामने रख कर पढ़ाया जाए, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रारंभिक स्तर पर जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसका मतलब ये होता है कि जिस वस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा हो वो हमारे सामने हो, अपने अक्ष के सामने हो, अक्ष आंखों के सामने हो। तो क्या ये है व्याकरण की पद्धति? नहीं, ये तो व्याकरण की पद्धति नहीं मानी जाएगी भाई, व्याकरण का कंठस्थीकरण। व्याकरण अनुवाद विधि, इसको छोड़ दिया जाए। साहजिक उपागम क्या है भाई, साहजिक उपागम आप जानते ही हैं कि साहजिक उपागम का जो मतलब है वो आपके भाषा अधिग्रहण से है, भाषा अर्जन से है। किससे है, तो भाषा अर्जन से है, ठीक, भाषा अर्जन से जुड़ा हुआ है। तीसरी बात, संरचनात्मक उपागम, संरचना पद्धति, सृजनात्मक पद्धति। कौन सी पद्धति, सृजनात्मक पद्धति, पद्धति। तो इन सब को देखें, आपने देखा कि इसमें कहीं व्याकरण का नाम ही नहीं आ रहा है। जब इन पर व्याकरण का नाम नहीं आ रहा है तो मैं एक और ऑप्शन दिखाना चाहूंगा आपको। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कहता है दोस्त, व्याकरण अनुवाद पद्धति। व्याकरण अनुवाद पद्धति का मतलब होता है दोस्त, व्याकरण के नियमों और सूत्रों, व्याकरण के नियमों और सूत्रों को बेहतरीन तरीके से सिखाना। व्याकरण के नियमों व सूत्रों को सिखाना। तो अब सिखाना का क्या मतलब हुआ भाई, यही हुआ ना, व्याकरण के नियमों को आप क्या कर रहे हैं, कंठस्थ करवा रहे हैं बच्चों को। तो यही तो हमारा क्या था, यही तो प्रश्न पूछ रहा था। इसका मतलब है कि यही उत्तर हो गया हमारा। व्याकरण अनुवाद पद्धति में व्याकरण के नियमों को बेहतरीन तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका
पहला प्रश्न। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे मित्र, ये लीजिए, लेखन विषयक व्यतिक्रम कथ्यता। अब लेखन विषयक का मतलब क्या है? लेखन समस्या, लेखन समस्या, लेखन समस्या या लेखन विकार, लेखन विकार या लेखन संबंधी दोष, लेखन संबंधी दोष। ठीक, तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज को सही से पढ़ तो ले रहा है, समझ भी ले रहा है, लेकिन उसको लिखकर प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। मतलब वह लिख नहीं पाता है, लिख कर समझा नहीं पाता है। वह पढ़ अच्छा लेता है, पढ़ने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है और समझाने में अच्छा है, लेकिन लिखने में अच्छा नहीं है। वह लिखने की बात कर दो तो उसके सिर में, उसके जो माथे पे पसीने आ जाते हैं, माथे में सिकुड़न आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि उसको लिखने में समस्या होती है, वह लिख नहीं पाता है। तो जब वह लिख नहीं पाता है तो इसके लिए एक वो होता है, डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है भाई? तो इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। क्या कहते हैं दोस्त? डिस्ग्राफिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। तो अब मैं आपको दिखाऊं तो ये जो डिस्कैलकुलिया ऑप्शन है, ये तो इसका हो गया, ये लेखन विषयक दोष हो गया। व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है? व्यतिक्रम का भी मतलब क्या होता है? दोष, विकार, समस्या, कठिनाई, जटिलता, कुछ भी आप मान लीजिए। लिखने में उसको समस्या आ रही है, तो लिखने में समस्या का जो डिसऑर्डर होता है, क्या होता है भाई? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्या डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर का नाम डिस्ग्राफिया। ग्राफ का मतलब क्या होता है, समझ जाइए अब। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है, लेकिन 3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उनको भी देख लिया जाए भाई। तो इसके बाद दिया है डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है ना दोस्त, ये पठनगत दोष है। पठनगत दोष, पठनगत दोष। इसका क्या मतलब है भाई? कि कोई बच्चा है, कोई छात्र है, वह सही से लिख तो लेता है, बढ़िया से खूब लिख लेता है, खूब अच्छे अच्छे वाक्य बनाता है, खूब अच्छे अच्छे शब्दों का संग्रह करता है लिखने में, लेकिन जब उसे पढ़ने की बात आती है ना, तो वह पढ़ नहीं पाता है। पढ़ने में उसे क्या होती है? जटिलता महसूस होती है, समस्या महसूस होती है। तब समझ जाइए कि वह किस रोग से ग्रसित है भाई। कौन सा डिसऑर्डर है उसमें? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया से जो विद्यार्थी ग्रसित होगा, उसको पढ़ने में दोष उत्पन्न हो जाएगा, पढ़ने में समस्या उत्पन्न होगी, पढ़ने में जटिलता आएगी, उसको वह ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। जब पढ़ने की बात आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है? डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। कौन सा डिसऑर्डर है उसमें? उसमें डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। ठीक, लीजिए, ये हो गया। डिस्फोरिया क्या है दोस्त? डिस्फोरिया देखिए 2 जगहों पे मिलता है, 2 तरीके से। एक तो होता है कि फीमेल और दूसरा मेल। मेल में फीमेल के लक्षण दिखना और फीमेल में मेल के लक्षण दिखना। मेल में फीमेल के लक्षण और फीमेल में मेल के लक्षण जब प्रदर्शित हो या दिखे, जैसे कोई आदमी है वह औरतों जैसा व्यवहार करे, कोई आदमी है वह औरतों जैसा व्यवहार करे, और जो कोई औरत है वो मर्दों जैसा व्यवहार करे, पुरुषों जैसा व्यवहार करे, तो इसका मतलब समझ जाइए कि उसे डिस्फोरिया है। क्या समझेंगे आप? जेंडर चेंज हो गया, उसका जेंडर चेंज जैसा लगेगा। जैसे अभी कोई पुरुष है, उसकी आवाज स्त्री की जैसे लगी, हाय दोस्त क्या हाल है, उसकी आवाज पतली हो जाए। और कोई औरत है, उसकी आवाज मर्दाना लगे, मोटी आवाज लगे, और उसके जो काम है, चलने का तरीका है, वो आदमियों जैसा लगे, तो समझ जाइए कि वो क्या है? डिस्फोरिया से ग्रसित है। मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आएगा, वो समझ रहे हैं हम, मजा आएगा इसमें, तो और मजा आएगा। डिस्फोरिया देखने में आपको और मजा आएगा, हम समझ रहे हैं। चलिए तो फिर आगे चलो, ये देखिए डिस्कैलकुलिया भी दिया है भाई, डिस्कैलकुलिया लिखा है, इसे आप
कैलकुलिया भी पढ़ सकते हैं ना, डिसकैलकुलिया। तो ये जो डिसकैलकुलिया है इसमें क्या दिख रहा है भाई आपको? कैलकुले। अब कैलकुलिया है, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेटर भी समझ सकते हैं आप। कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं? गणना करते हैं ना। कैलकुलेटर से आप क्या करते हैं? गणना। तो गणितीय संक्रियाएं, ये किसमें, गणना किसमें आता है? गणितीय संक्रियाओं में आता है। किसमें आता है भाई? गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रियाओं में आता है। और गणितीय संक्रियाओं का मतलब ये हो गया कि कोई छात्र है, कोई बालक है, कोई छात्रा है, वह सारे कार्य अच्छे से कर लेती है या लेता है, लेकिन जब उसको जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया जाता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है, उसको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। गणितीय संक्रियाएं क्या होती है भाई? जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो संक्रियाएं होती हैं इनको करने में उसको समस्या उत्पन्न हो तो समझ जाइए कि बच्चा या जो बच्ची है, जो छात्र है, जो छात्रा है, वह डिसकैलकुलिया रोग से ग्रसित है। ठीक है, तो ये चारों की चारों मैंने बता दिया आपको। लेकिन आपको यहाँ सबसे अच्छा जो इस प्रश्न का राइट आंसर था वो था डिस्ग्राफिया। क्या उत्तर था इसका? डिस्ग्राफिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर आपने ये प्रश्न देख लिए और इन प्रश्नों का उत्तर सही से दे लिया और इन प्रश्नों को समझ लिया तो भाई आपको फिर कोई माई का लाल है नहीं जो पास होने से रोक सके ना। हाँ, समझने में समझ गए तो बाकी ऊपर से देख लीजिए वो मतलब थोड़ी होता है भाई, वो पढ़ना थोड़ी होता है कि आप बस जल्दी जल्दी भगा के देख लीजिए, उसको समझे है नहीं। हाँ सर जी ने इतना प्रश्न करवाया था, मैंने हल किया था। अरे हल किए थे, उसको समझे भी थे। अगर समझे नहीं हो तो भाई मैं क्या, कोई भी पढ़ाए आप नहीं समझ आएगा आपको, अगर आप समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, ओरली पढ़ के निकल जा रहे हैं तो। चलिए मैं क्या कह रहा हूं, समझ कर पढ़िए। अगर समझ कर पढ़ रहे हैं ना तो 2 प्रश्न आपके 20 प्रश्नों के बराबर का आपको क्या करेंगे, ज्ञान देंगे। चलिए आइए फिर, भाषा कक्षायाम चित्राणाम विज्ञापनानाम प्रयोग विषय अधोलिखितेषु का उत्तीर्णा समीचीना। न समीचीना, ध्यान आपको किस पे देना है? न समीचीना पे। इसमें समीचीना नहीं कहा है, मतलब इसमें उचित उत्तर नहीं कहा है। क्या उचित नहीं है ये पूछा है। क्या उचित नहीं है ये? कक्षा में आप चित्र का, विज्ञापनों का प्रयोग कर रहे हैं, कक्षा में आप चित्रों और विज्ञापनों का प्रयोग करके बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात है। ठीक है, कर रहे हैं ना प्रयास, मान लीजिए कर रहे हैं। आप गए बच्चों को कह दिए कि एक बिल्ली का चित्र बनाइए, एक शेर का चित्र बनाइए। अरे शेर छोड़िए, अरे सियार बना दीजिए। आप शेर बनवा रहे हैं, बच्चा सियार बना दिया है, लेकिन बनाया तो ना कुछ तो बनाया उसने। 4 पैरों वाला ही बनाया ना, 2 पैरों वाला तो कुछ नहीं बना दिया। तो उसने बनाने का प्रयास किया, ये अच्छी बात है। तो इसमें उसने पूछा है कि कौन सी उक्ति समीचीन नहीं है, कौन सा उचित उत्तर नहीं है, यानी कि 3 उत्तर आपके सही निकलेंगे। अब 4 में से 3 उत्तर सही निकलेंगे, चौथा जो होगा वो गलत होगा। तो आइए सही देखते हैं, फिर उसके बाद गलत निकालते हैं। एतेन वालेभ्यः स्वकीयम् अभिव्यक्ति कर्तुं चित्राणाम आधारेण लिखितुं च अवसर। ये तो भाई बहुत अच्छा उत्तर है। ये उत्तर अगर इसने पूछा होता सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तर कौन ना, तो मैं तो यही लगा के निकल जाता। इससे अच्छा उत्तर ही नहीं दिया होगा इसने। सबसे अच्छा ये है, अच्छा विकल्प ये क्यों है ये मैं बताऊं। एतेन वालेभ्यः स्वकीयम्, स्वकीयम् का मतलब अपनी अभिव्यक्ति। चित्रों के माध्यम से बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, जिसे उसके आधार पर उसे लिखने का भी अवसर प्रदान होता है, प्राप्त होता है। बच्चों को अगर अपना, बच्चे यदि स्वयं से कुछ लिखने पढ़ने की बात कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, इसका मतलब है कि वह सक्रिय रूप से चिंतन कर रहे हैं, सक्रिय रूप से वह कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, वह उत्साहित है कुछ सीखने के लिए, तब वो कुछ बना रहे हैं। यानी कि बच्चा सृजनात्मक बालक है।
बच्चा कैसा बालक है? सृजनात्मक बालक है। तो ये ऑप्शन तो बहुत अच्छा ऑप्शन था भाई, स्वतः ही बच्चा सीख रहा है। ठीक, आइए, एतेन बालेभ्यः काल्पनिक जगत, सही बात है भाई, सर्जनस्य अर्थात सर्जनस्य, दो बातें इसमें आई हैं, एक तो काल्पनिक जगत, दूसरा सर्जनस्य, यानी कि सृजनात्मकता की बात आई है बच्चे की। बच्चा, सही बात है, जब उसको आपने कहा कि बाबू आप शेर बनाओ या सियार बनाओ, लेकिन कुछ बनाओ, तो वह अपने दिमाग से, कल्पना से सोच कर वह बना रहा है, देख नहीं रहा, सोच कर वो क्या कर रहा है? चित्रांकन कर रहा है। जब चित्रांकन कर रहा है तो उसके सृजनात्मक कौशल का, अभी ऊपर मैंने यही बताया, उससे ही जुड़ गया, फिर से ये आ गया, दोनों सही हो गए। तेभ्य श्रवण कौशल से विकासार्थानाम अवसरम एतेन लभ्यते। भाई ये बताइए, बच्चे को आप चित्र बनवा रहे हैं तो उसमें सुनने वाली बात कहां से आ गई? उसके श्रवण कौशल का विकास कैसे होगा ये बताइए? उसके श्रवण कौशल का विकास होगा जब आपने उसे लिखने वाला तथ्य दिया है, टॉपिक दी है, तो उसके श्रवण कौशल का विकास कैसे हो सकता है? इतना तो आपको जानना चाहिए, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं कहता हूं कि भाई नहीं हो सकता, ये मुझे नहीं लग रहा है। एतेन चित्राणाम अवलोकनार्थम बालेभ्यः अवसरम लभ्यते, सही बात है, बच्चों को अवलोकन करने का, बच्चों को चिंतन करने का, बच्चों को जांचने का, अवलोकन, चिंतन, भाई जब अवलोकन तभी करेगा जब बच्चे में चिंतन की क्रिया होगी, चिंतनात्मक कौशल होगा बच्चे में, चिंतनात्मक कौशल होगा बच्चे में। बच्चे में जब तक चिंतनात्मक कौशल नहीं होगा, बच्चा अवलोकन नहीं कर सकता। कैसे अवलोकन करेगा भाई? जब उसमें तार्किक क्षमता ही नहीं होगी, सोचने की क्षमता ही नहीं होगी। जब उसमें दो पैर आगे दो पैर पीछे हैं, ये ठीक है, उसका रंग कैसा है, वो मोटा है कि पतला है, कैसा है, अभी वही बात मैंने कहा ना, शेर की जगह पे सियार बना दो। जब उसमें चिंतन कौशल यानी कि तार्किक क्षमता का विकास रहेगा, तभी तो वो अवलोकन कर सकता है किसी चीज की। अरे भाई, एक गवार इंसान को ले लो जिसे कुछ नहीं आता है, मंद बुद्धि है, और एक आप तेज प्रखर बुद्धि का टीचर ले लो, दोनों में से अवलोकन कौन कर सकता है? मंद बुद्धि वाला कर पाएगा? नहीं ना। तो यही बात है। अब इसमें से मैंने कहा कि तीन सही थे, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तो तीन सही के बाद एक उसने क्या पूछा है? उसने पूछा कौन सा नहीं है। नहीं है का मतलब ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, तीसरा वाला। श्रवण कौशल का विकास नहीं हो सकता भाई इसमें। अब क्यों नहीं हो सकता है? ये आप चिंतन कीजिए, आपके चिंतन कौशल का विकास, तार्किक क्षमता का आपके विकास होगा। लीजिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 4, भाषा अधिगमस्य कृते किम न महत्वपूर्णम। लीजिए, न महत्वपूर्णम, उसमें न समीचीना था, इसमें न महत्वपूर्णम है। इसमें भी ना का ध्यान देना होगा, मतलब तीन ऑप्शन इसमें भी सही होंगे और चौथा ऑप्शन गलत होगा। तीन ऑप्शन सही होंगे, चौथा गलत होगा। कौन सा गलत है? भाषा अधिगम के समय। भाषा अधिगम का मतलब क्या होगा दोस्त? यानी कि कोई क्रिया हो रही है जिसको सीखना है, भाषा को सीखना है, तो भाषा को सीखना है, सीखने वाली भाषा है, मातृभाषा नहीं है जो स्वतः से ही आ जाए, परिवेश से ही आ जाए। इसको सीखना है, इसको सीखना है, तो सीखने के लिए हमें क्या होना चाहिए भाई? हमें हमारे अंदर प्रोत्साहन तो होना चाहिए, हम उत्साहित तो रहेंगे तभी तो सीखेंगे। ठीक, प्रोत्साहन होना चाहिए, हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे अंदर। आत्मविश्वास के साथ साथ अधिगम के प्रति प्रवृत्ति होनी चाहिए, अधिगम के प्रति प्रवृत्ति। और प्रवृत्ति भी कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए, सकारात्मक प्रवृत्ति होनी चाहिए मेरे दोस्त। अधिगम की प्रवृत्ति भी बहुत मायने रखती है। यदि बच्चा रुचि नहीं ले रहा है क्लास में सीखने का, तो उसे आप कितना भी सिखा लीजिए, कितना भी जबरदस्ती बैठा लीजिए, कितना बढ़िया से समझा दीजिए, लेकिन वो समझ नहीं सकता है। कब नहीं समझ सकता है? जब वह क्लास में रुचि नहीं ले रहा है। जब क्लास में रुचि नहीं ले रहा है तो वो समझ नहीं सकता है दोस्त। ठीक, तो इसमें से ये तीनों के तीनों ऑप्शन है, ये देखिए 1 2 3, इन तीनों को रख लीजिए, चौथा जो हो उसको हटा दीजिए।
भाई सीखने में अनुवाद की बात कहाँ से आएगी, ये हटा दीजिए, ये हट गया और ये तीनों सही है, तीनों हैं और इसको ने पूछा क्या है, नहीं, नहीं का मतलब ये सही हो गया। कौन सही हो गया, अनुवादस्थ। ये महत्वपूर्ण नहीं है भाषा अधिगम के समय। ठीक है, चल आगे चलें। यही तो बातें हैं वो जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती हैं, यही वो बातें हैं जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाती है। चलिए ऊपर वाला मैं, हाँ ये ऐसे रख दूं क्या, ज़्यादा पेज बड़ा हो गया है, पेज को थोड़ा सा छोटा करें, आपको दिखने में दिक्कत होने लगेगी। नहीं दिक्कत होगी, लीजिए पढ़िए क्या है। बालस्य भाषा अधिगरणे अधस्तने सुखस्य भूमिका सर्वतो महत्वपूर्ण, सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति। इस बात पर ज्यादा ध्यान देना, ज्यादा गौर करना है आपको। किस बात पर, सर्वतो महत्वपूर्ण मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन किसके लिए, तो यहाँ भाषा अधिग्रहण की बात, भाषा अधिग्रहण की बात कर रहा है, भाषा अधिग्रहण। और मैंने ऐसे प्रश्न आपको कराए हैं, ऐसे प्रश्न पेपर में आए हुए हैं। भाषा अधिग्रहण का मतलब जैसे ही आए मैंने कहा कि आप उसको मातृभाषा मान लीजिए। क्या मान लीजिए, मातृभाषा। और मातृभाषा क्या होती है, अर्जन की प्रक्रिया से होती है। किस प्रक्रिया से होती है, अर्जन की प्रक्रिया से होती है, या साहजिक प्रक्रिया से होती है। किस प्रक्रिया से, साहजिक प्रक्रिया से इसको सीखा जाता है। यह परिवेश से सीखी जाने वाली प्रक्रिया, परिवेश यानी कि वातावरण जिसे कहते हैं, परिवेश यानी कि वातावरण से अनुकरण करके सीखने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, अनुकरण के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा है, सीखी जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो अब देखिए इतनी चीजें मैंने आपको जब बता दिया है ना, तो आपको प्रश्न हल करने में कोई समस्या आएगी ही नहीं। ठीक, ये बात हो। लीजिए वातावरण परिवेश, वातावरण और परिवेश में आता कौन है भाई, सबसे पहले आता है परिवार। ऑप्शन आपको दे दूं मैं, परिवार सबसे पहले कौन आता है भाई, छोटा बच्चा है उसका वातावरण कौन होता है, उसका वातावरण सर्वप्रथम उसका परिवार होता है। मातृभाषा का मतलब उसकी माता की भाषा, माता कहाँ होगी भाई, उसके परिवार में होगी ना, परिवार में। और परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है, बच्चे की पहली पाठशाला होती है ना, ये बच्चे की पहली पाठशाला होती है। ये कई बार पूछ चुका है आपसे पेपर में, और यहाँ भी आप नकल कर लीजिए और बता दीजिए। अब तो सबसे पहले आपको मिल गया क्या, परिवार, उत्तर तो मिल गया। लेकिन अब बताइए क्या विद्यालय है, विद्यालय पहले पे नहीं है दोस्त, विद्यालय है लेकिन ये पहले पर नहीं है। और प्रसार माध्यम, प्रसार माध्यम का क्या मतलब हुआ भाई, आप टीवी की बात कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की बात कर सकते हैं, न्यूज की बात कर सकते हैं। शिक्षक भाई विद्यालय में ही तो मिलेगा, शिक्षक कहाँ मिलेगा, विद्यालय में ही मिलेगा ना। तो कैसे लग रहे हैं प्रश्न, व्याख्या कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है तो आप पढ़ते रहिए, नहीं अच्छी लग रही है तो छोड़ के जा सकते हैं। पेपर बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आपका, लेकिन हाँ मैं इतना दावा करता हूँ जिसने देख लिया उसने अपना समझ लीजिए बेड़ा पार कर लिया, और जिसने जो छोड़कर चले गए बेड़ा गर्क हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे, इसका उत्तर मिल गया ना आपको, मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती, परिवार से। चलिए अगले प्रश्न पे, विद्यार्थी भाषा अधिग्रहण कुर्वन्ति। फिर से अधिग्रहण की बात कर दिया इसने, फिर से अधिग्रहण की बात किया तो फिर से मातृभाषा पर जाइए ना। मातृभाषा, सोचिए मातृभाषा कहाँ से सीखी जाती है, कैसे सीखी जाती है। हाँ, वातावरण में अंतःक्रिया से, वातावरण में अंतःक्रिया से। ठीक, वातावरण या इसी को कहेंगे परिवेश, और परिवेश में कौन आता है तो परिवार आता है, परिवेश में कौन आता है भाई तो परिवार आता है। ठीक है, परिवार आता है। मातृभाषा मतलब माता की भाषा।
ठीक, चलिए, लेकिन इसमें उसने कुछ अलग तरीके से कहा है। अभी मैंने कहा कि मातृभाषा जो होती है उसे सहज रूप से ही सीख लिया जाता है, सहज रूप से ही सीख लिया जाता है, रूप से ही सीख लिया जाता है। इसके लिए आपको विद्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना विद्यालय जाने की जरूरत पड़ती है, ना किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय, न निश्चित लोगों को, न निश्चित अवधि की जरूरत होती। मतलब इसमें निश्चित कुछ नहीं होता है, अनौपचारिक रूप से सीख लिया जाता है इसे, औपचारिक रूप की जरूरत ही नहीं होती है जी। इसमें अनौपचारिक रूप से बच्चा अनुकरण करके ही लोगों का सीख लेता है, उनके बीच में अंतरक्रिया करके ही सीख, उनके बीच का मतलब हुआ परिवेश या वातावरण या परिवार में रहकर सहज रूप से ही सीख लेता है, स्वतः ही सीख लेता है। कैसे? स्वतः ही सीख लेता है, स्वतः ही सीख जाता है बच्चा, अपने आप सीख जाता है उनके साथ रहते हुए। कहते हैं ना कि किसी बच्चे को ले जाके छोड़ दीजिए, वह धीरे धीरे उस वातावरण के अनुकूल हो जाएगा, वातावरण में समायोजन कर लेगा। आप किसी को यहाँ से, अब यहाँ है पंजाब में, आपको छोड़ दिया जाए तो क्या पंजाब में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे? धीरे धीरे आप स्वतः ही पंजाबी सीख जाएंगे और पंजाबी वहां आपको पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। धीरे धीरे आप पंजाबी स्वतः ही उनका अनुकरण करके सीख जाएंगे। अब कोई पंजाबी यहाँ आ जाए, उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही है, भोजपुरी नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब वो यहाँ रहने लगेगा ना, धीरे धीरे आपके अंतःक्रिया कर, आप लोगों से अंतःक्रिया करके, आप लोगों के साथ रहकर, आपका अनुकरण करके वो सीख जाएगा और आप उसके साथ पंजाबी सीख जाएंगे कुछ न कुछ। तो यही होता है स्वतः ही सीख लेना, मातृभाषा की भाषा, या फिर इसी को कहते हैं परिवेश या वातावरण से अंतःक्रिया करके सीखना, साहजिक रूप, साहजिक विनिमय द्वारा सीखना, इसी को कहते हैं। तो चलिए, हाँ, भाषा संरचना या विश्लेषण, भाषा की संरचना का विश्लेषण करके सीख पाएंगे आप? नहीं। तस्य भाषा साहित्य अध्ययन कर, उस भाषा का साहित्य अध्ययन करके सीख पाएंगे? नहीं। प्रयोग संस्कृति विषय, आप बताइए, आपको मातृभाषा की बात की जा रही है, आप संस्कृत विषय की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सही हो जाएगा भाई? ये भी तो नहीं होगा। देखिए, साहजिक विनिमयात्मक वातावरण, साहजिक विनिमयात्मक का मतलब मैंने कहा ना, ये देखिए वातावरण, ये रहा विनिमयात्मक का मतलब क्या होता है? अंतःक्रिया। विनिमयात्मक का मतलब आदान प्रदान, आदान प्रदान तभी हो पाएगा जब आप अंतःक्रिया करेंगे। तो ठीक है, ये ऑप्शन को उल्टी तरीके से देखिए आप, मैंने इधर से लिखा है, आप इधर से देखिए, इधर से देखेंगे आपको सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। देखिए, साहजिक, विनिमय, वातावरण, तीनों शब्द मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यही उत्तर हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, लग रहा है कि स्पीड कम है क्योंकि 6 ही प्रश्न अभी तक हो पाए हैं हमारे। उद्गम साक्षरता स्तरे यानी कि इमरजेंट लिटरेसी स्टेज, इमरजेंट लिटरेसी स्टेज यानी कि उद्गम साक्षरता स्तर। उद्गम का मतलब क्या होता है? उद्गम का मतलब होता है शुरुआत। उद्गम का मतलब क्या होता है भाई? शुरुआत। अब यहाँ बच्चे की बात है तो भाई बच्चा तो शुरुआत ही करता है ना, शुरुआत की जो साक्षरता होती है, शुरुआत में पढ़ना, शुरुआत में पढ़ने या सीखने, शुरुआत में सीखने की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में जब बच्चा सीखता है तो सबसे पहले क्या कह रहा है भाई? लेखन वर्ग, लेखन वर्ग की बात कर रहा है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ लिखने की बात कर रहा है। शुरुआत में जब बच्चा लिखता है तो क्या करता है, जरा बताइए तो। शुरुआत में बच्चा क्या काका गागा पापा बाबा, मतलब माता पिता, दादा नाना नानी, भाभी भैया दादा जो भी हो, लिखना शुरू कर देता है शुरुआत में। अभी उसके सूक्ष्म मोटर कौशल का ही विकास नहीं हो पाया है, मतलब वो कलम ही नहीं पकड़, पहले तो कलम पकड़ना सीखेगा ना, सूक्ष्म मोटर कौशल मैंने बताया आपको, मैंने आपको इस ट्रिक पर बताया था कि जब वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे उंगलियों का या फिर नन्हे नन्हे अंगों का प्रयोग करके कुछ कार्य कर रहा है तो ज्यादातर तो वो शुरुआत लेखन से ही होता है। वो शुरुआत किससे होता है? लेखन से होता है। तो सूक्ष्म मोटर कौशल लेखन में भी क्या होता है? सहायक होता है। चलिए, लेखन कौशल में उसका क्या होता है? प्रयोग होता है। अब आइए, शुरुआत में सीखने की बात कर रहा है और किसके? लेखन की बात कर रहा है, लिखना सीख रहा है। क्या कर रहा है? लिखना सीखने की बात कर रहा है। शुरुआत में बच्चा कलम पकड़ता है ना, तो ऐसे नहीं पकड़ता है जैसे हम पकड़ रहे हैं, हाई से पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? हाई से पकड़ता है।
ऐसे पकड़ता है और ऐसे आप चाहे उसको कागज दीजिए, चाहे अपना नोटबुक दीजिए, चाहे अपना रजिस्टर दे दीजिए, चाहे कुछ भी दे दीजिए, डायरी दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, तो वो पहले ऐसे चित्र बनाता है कि नहीं बनाता? आपने बनाया कि नहीं बनाया? याद कीजिए, बचपन में आपने ऐसे बनाया ना, दीदी की, बुआ की, भैया की कॉपी, पापा की डायरी, कुछ भी हो, आपने खराब किया है ना ऐसे करके? कितना बढ़िया चीज दे दो आप, पहले वो ऐसे काम करेगा अपना, ऐसे ऐसे, तब फिर उसको आप पकड़ाना सिखाएंगे, बाबू ऐसे नहीं ऐसे पकड़ो, तब वो ऐसे पकड़ेगा, कलम से, कलम को उंगलियों से पकड़ेगा, तब फिर धीरे धीरे उसमें परिमार्जन करेगा, सीखने का प्रयास करेगा, तब जाके वो क्या करेगा, 3 उंगलियों द्वारा पकड़ेगा और ऐसे लिखना शुरू कर लेगा। और मैं ऐसे करके उत्तर लिख दे रहा हूँ आपको, कौन सा उत्तर हो जाएगा देख लीजिए, तो यही उत्तर होगा इसका, क्या हो जाएगा, चित्रांकनम। कौन सा उत्तर हो जाएगा, चित्रांकनम। क्यों हो जाएगा, अब देखिए मैं भी राइटी हूँ भाई, तो लेफ्टी से लिख रहा हूँ, तो वैसा तो लिख दूंगा। ये जो मैंने बनाया इधर उधर, ये जो बनाया मैंने, ये एक ठो गोला बना दिया, एक ठो लाइन खींच दिया, ये तो मैंने सीधा बना दिया, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे जो बनाया है, तो क्या बताइए ये है क्या? इसे दर्शाया जाता है संकेतों द्वारा या चित्रों द्वारा। इसे क्या बताया जाता है, इसे कहा जाता है चित्र। यानी कि बच्चा शुरुआत में कोई फिगर खींचता है, अब वो लाइन ही क्यों ना खींचता हो, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्यों ना खींचता हो, उसका तो कोई ना कोई नाम होता है ना। अगर उसने गोला बना दिया तो इसे गोला कहेंगे, उसने ऐसे करके बना दिया त्रिभुज हो जाएगा, उसने ये लाइन टेढ़ी खींच दी तो जिगजैग रेखा हो जाएगी, सबका नाम है ना, सब चित्र है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा शुरुआती लेखन में चित्रों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है, चित्रों के माध्यम से लिखना सीख जाता है। तो शब्दों को लिखना, शुरुआत में शब्द को नहीं लिख पाएगा, वाक्य नहीं लिख पाएगा, अक्षर नहीं लिख पाएगा। अगर इसे कूट भाषा द्वारा मैं प्रदर्शित कर दूं तो सबसे पहला ऑप्शन आपका बन जाता सी, और दूसरा ऑप्शन आपका बन जाता अक्षराराम। अक्षराराम नीचे है भाई, डी। ठीक, डी के बाद आ जाएगा आपका शब्दों का, शब्दों के बाद आ जाएगा आपका वाक्यों का। हाँ सही। अच्छा ये उल्टा हो गया ना, ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था, ये ऑप्शन यहाँ होना चाहिए था। ये मैं इसको बी कर दूं और इसको सी कर दूं, इसको बी और इसको सी कर दूं ना, हो गया। तब ये वाला उल्टा हो जाएगा, तब ये पलट जाएगा भाई, तब मैं उसके अनुसार से बनाया था। अब क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा बी, बी के बाद आपका बन जाएगा डी, बी के बाद डी, डी के बाद फिर आ जाएगा ए, डी के बाद ए, यहाँ डी के बाद ए, तब सी। ये लीजिए, कूट मिलान से आप करना चाहेंगे तब भी आपका मिल गया। और ऑप्शन में आप सबसे पहले बच्चा चित्र बनाना सीखता है, फिर शब्द अक्षरों को सीखता है, फिर शब्दों को सीखता है, फिर तब जाके वाक्यों को सीखता है, वाक्य लिखना सीखता है। ये 4 ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन मैंने आपको कूट मिलान की तरह ही बता दिया। ये एडिशनल जानकारी है, नोट कर लीजिए। ठीक, ये लिखने के वर्ग से था। चलिए, कासा पद्धति अस्याम व्याकरण नियमानाम उपरि प्राधान्येन ध्यानं दीयते, अनन्तरं च तद आधारितानाम उदाहरणानाम उपरि। क्या बोल रहा है, किसी पद्धति में आप सबसे व्याकरण सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप व्याकरण सिखा रहे हैं, तो पहला काम आप उसके नियमों को सिखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, पहले नियमों को फिर उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं, पहले नियमों को सिखा रहे हैं फिर उदाहरणों का प्रयोग कर रहे हैं, उदाहरण का प्रयोग कर रहे हैं। अब बताइए आप कि ये किस नियम द्वारा सीखा जा रहा है, कौन सी पद्धति है जिसमें पहले नियम बाद में उदाहरण दिया जाता है, जरा बताइए तो। कौन सा ऐसा नियम है जिसमें, कौन सी ऐसी पद्धति है, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसमें पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो पहले नियम का मतलब जहां पहले नी होगा वही पहले होगा। तो ये बताइए, 2 ही तो पद्धतियां हैं जो इस तरह से सिखाने का प्रयास करती हैं, एक निगमन और दूसरा आगमन, एक निगमन और दूसरा आगमन। और निगमन में पहले नियम होता है, निगमन में पहले नियम होता है, आगमन में पहले उदाहरण होता है। नियम में पहले निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण। निगमन विधि में, निगमन पद्धति में या निगमन सिद्धांत में सबसे पहला कार्य जो होता है वो नियम पढ़ाना, सूत्रों को पढ़ाना, उसके बाद उदाहरण देना। लेकिन जब आगमन विधि आती है तब इसमें पहले उदाहरण पढ़ाया जाता है फिर उसके नियमों को पढ़ाया जाता है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या किया गया, इसमें पहले नियम फिर उदाहरण पढ़ाए गए हैं।
इसका मतलब है कि निगमन विधि हो गई। आगमन विधि भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन इस प्रश्न में आपको ये नहीं मिलेगा। व्याकरण अनुवाद विधि मैंने कहा ना, व्याकरण का कंठस्थीकरण किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, देखिए मैंने बताया वस्तु को सामने रखकर। चारों के चारों ऑप्शन की व्याख्या मैंने दे दिया है, और ऑप्शन बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे हैं, और आपको पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, पेपर में आने वाले हैं, जिसको आपको देखना पड़ेगा और अच्छे से उनको हल करना पड़ेगा। और ऐसे बेहतरीन सेशन के लिए आप हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्त, बहुत ही मजा आएगा आपको हमारे साथ जुड़कर। और हाँ, वादा करते हैं आपको कभी निराशा नहीं होगी यहाँ से। चले अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षकेण पृष्ठेषु अधोलिखितेषु प्रश्नेषु क प्रश्न कक्षाया बहुभाषिक वादस्य प्रोत्साहनम कुर्यात्। शिक्षक की दृष्टि से पृष्ठ से सबको छोड़ दीजिए। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि कक्षा में आपको बहुभाषिकता किस ऑप्शन में दिख रहा है वही बताना है। बहुभाषिकता जो होती है ना दोस्त, ये मैंने आपको बताया है कि बहुभाषिकता जो होती है ना, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। कक्षा में संसाधन के रूप में कार्य करती है। कभी इसको आप बाधा मत मानिएगा। अगर आपने बाधा मान लिया तो समझिए कि आपने अपने से बेईमानी कर ली, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा कि भाई बहुभाषिकता जो होती है वो संसाधन के रूप में कार्य करती है। बच्चा उसमें क्या होता है, जल्दी सीखता है। ठीक है, तो बहुभाषिकता में एक से अधिक भाषाएं आती हैं। क्या होती हैं? एक से अधिक भाषाएं। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है उसकी अपनी अपनी मातृभाषाएं होती हैं। जो बालक होते हैं ना, बालक की अपनी अपनी मातृभाषा होती है। बालक की अपनी मातृभाषा, अपनी भाषा होती है। बालक की अपनी भाषा का मतलब बालक जहां जहां से आए होते हैं। जैसे हम यूपी से हैं तो भाई हम भोजपुरी, और यूपी में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भाई, यूपी में बहुत सारी भाषाएं। ठीक है, बिहार में चले जाइए तो भोजपुरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे भोजपुरी के साथ साथ अन्य भाषाओं का मेल है। यूपी है, सारी चीजों को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है ना। चलिए, तो ये तो हो गया। अब चले मैं प्रश्न के विकल्प पे, नहीं बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। 9 ही प्रश्न हल किए और आधे घंटे तो पार ही हो गए होंगे ना। आधा घंटा पार हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, स्वभाषायाम शाका नामानि लिख। अपनी भाषा में शाक सब्जियों के नाम लिखना। अपनी भाषा में शाक सब्जियों के नाम लिखना। ठीक, ये वाला ऑप्शन तो मुझे सबसे प्यारा लग रहा है। इसके बाद भी देखते हैं। पालित पशु अस्ति, नहीं, गलत। अक्षराणि लिखितवान, अक्षरों को लिखना। भाई अक्षरों को लिखेंगे तो आप बहुभाषिकता कहाँ दिखेगी? वायु फुल्लति, बलून मतलब गुब्बारे। कीवर्ड हटाइए यार, ऐसे प्रश्न, ऐसे ऑप्शन ही नहीं देने चाहिए थे इसको। ये तीनों के तीनों ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है। बचा क्या? एक ही ऑप्शन बचा आपका, शाक सब्जियों के नाम लिखना, वो भी अपनी मातृभाषा में। यानी कि जितने बालक हैं सबकी अपनी अपनी मातृभाषा होती है। मैंने कहा ना, जितने बालक हैं सबकी अपनी अपनी अलग भाषाएं होती हैं, और जब वो अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे तो एक से अधिक भाषा होगी। एक से अधिक भाषा है तो इसका मतलब बहुभाषिकता होगी। कुछ पूछना ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। छात्राणाम कृते एकाम अध्ययन अध्यापन सामग्री। अध्ययन अध्यापन सामग्री का मतलब समझ रहे हैं आप? शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल आया ना। इसको कहते हैं प्यार से, क्या कहते हैं भाई? शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक, शिक्षण सहायक सामग्री इसको कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब इसमें आपको क्या करना है कि ऑप्शन सर्वतो महत्वपूर्ण ऑप्शन, सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें पूछा है। सा सामग्री महंगा ना से, आप वह सामग्री महंगी नहीं होनी चाहिए। महंगी नहीं, सही बात है भाई, महंगी तो नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात।
स्वनिर्मित है, अपने से निर्मित की जा सके, अपने से निर्मित की जा सके, सही है, ये भी होना चाहिए। संदर्भ के अनुकूल हो और संगठित रूप से इसका प्रयोग किया जा सके, संदर्भ के अनुकूल, संदर्भ के अनुकूल हो और अनुकूल के साथ संगठित रूप से इसका प्रयोग किया जा सके, ये भी अच्छी बात है। और ये सबसे अच्छी बात लग रही है मुझे, समीपस्थ विपणयाम, मतलब नजदीकी बाजार में मिल सके, नजदीकी बाजार में उपलब्ध हो। तो सभी ऑप्शन जब सही लग रहे हैं तो गलत कौन सा है? मुझे तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा, सर्वतो महत्वपूर्ण अस्ति, सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन ये है दोस्त कि महंगी नहीं होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब उसके टॉपिक पर वो रिलेटेड ही नहीं है, टॉपिक पर से संबंधित ही नहीं है, तो उसका सस्ता महंगा होना उसका कोई औचित्य नहीं। अपने से निर्मित हो सके अच्छी बात है, लेकिन जब उसके तथ्य से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है, तो उसकी कोई बात नहीं। नजदीकी बाजार में तो मिल सकती है, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा क्या कह रहा है, देखिए, सामग्री जो है वो संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए, उसके जो टॉपिक हो ना, उसकी जो टॉपिक है उसके अनुकूल हो और साथ ही साथ संगठित रूप से उसका प्रयोग कर सके। अब बताइए, आप व्यक्तिगत रूप से उसका प्रयोग करेंगे तो एक से अधिक सामग्री, कितनी सामग्रियां लाएंगे आप? संगठित रूप से समूह में उसका प्रयोग कर सके आप, सामूहिक रूप से उसका आप प्रयोग कर सके, ऐसी सामग्री होनी चाहिए भाई। तो सबसे अच्छा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए अगला प्रश्न मेरे दोस्त, कौन सा प्रश्न है? लीजिए, ये रहा आपके सामने, प्यारा सा प्रश्न। कैसा प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? एकदम अच्छा वाला प्रश्न है, मुझे तो लग रहा है ये पोर्टफोलियो वाला लग रहा है। मैंने नकल करा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। मैंने नकल करा दिया है, बाकी आपकी मर्जी। जल्दी से हल करिए, प्रश्न कितना प्यारा सा। क्या कह रहा है दोस्त, देखते हैं क्या है भाई। विद्यार्थी भाषायां व्यवहार से आकलन था, निम्नलिखितेषु किम सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पहली बात तो इसने कहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण। जब कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो इसका मतलब है कि एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे, हो सकता है चारों ऑप्शन सही हों, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण का मतलब है जो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण होगा वो। तो दोस्त कैसी लग रही है क्लास, जरा कमेंट करके बता दीजिएगा हमको। अगर अच्छी लग रही है तो अच्छा लिख दीजिए, नहीं अच्छी लग रही है तो एक बार बता दीजिए सर जी कि इससे भी अच्छा आप पढ़ाइए ना, तो हम सोचेंगे कि भाई इससे भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन बहुत ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचा है, तो इसलिए हाँ, चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पढ़ के पेपर में जाना है और आराम से पेपर का धुआं कर देना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही हाल करके जल्दी से पेपर को ख़त्म करके वापस आ जाइए और पास करके आइएगा, क्योंकि इसके बाद अगर भर्ती आ गई तो आपको फिर मौका ऐसा मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो हमारा नाम और हमारे संस्था का नाम जरूर याद रखिएगा। पेपर में याद कीजिएगा कि सर ऐसा प्रश्न आया था कि नहीं आया था। चलिए, आकलन, भाषा व्यवहार का आकलन करना है। आकलन का मतलब जांच होता है, जांच का मतलब जांच परख करनी है ना, जांच पड़ताल करनी है। अब जांच पड़ताल कब कर सकते हैं आप? जब उसकी सारी बातों को आप जानते हैं। क्या अंक, ये बताइए, रेटिंग स्केल, क्या रेटिंग देकर आप उसको कर पाएंगे? नहीं। वार्तालाप, इंटरेक्शन से समझ सकते हैं, इसमें तो कुछ हो सकता है, लेकिन इंटरेक्शन सिर्फ ये है, लेकिन उस तरह से नहीं। चेकलिस्ट बनाकर नहीं, गलत बात। आपको मैं बता दूं, पत्राधान यानी कि पोर्टफोलियो होता क्या है भाई? इसमें मैंने बताया था ना कि एक डायरी होती है या एक नोटबुक होती है। एक क्या होती है? डायरी, या इसी को हम कह दें नोटबुक। नोटबुक में क्या किया जाता है कि बच्चे से संबंधित सारी जानकारी, बच्चे से संबंधित सारी जानकारी उसमें क्या की जाती है? नोट की जाती है। क्या की जाती है? नोट की जाती है। जब बच्चे से संबंधित सारी जानकारी नोट की जाती है, फिर उसके बाद
जब उसको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, सिखाने के बाद फिर उसको देखा जाता है, उसको उसके अनुसार पर, तब उसमें बच्चे की जो परिमार्जन हुआ रहता है, बच्चे की जिस चीज में परिमार्जन हुआ रहता है ना, परिमार्जित बच्चे को देखा जाता है कि उसमें कुछ परिमार्जन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, उसने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो आपके पास सिर्फ आ ही रहा है, सीख नहीं पा रहा है। यही सब तो आकलन करने की बात कर रहा है। तो आप जब डायरी देखेंगे, नोटबुक देखेंगे तो बताएंगे ना कि पहले इसे ये नहीं आता था, अब इसको ये आ गया। इसका मतलब है बच्चा सकारात्मक रास्ते पर है, बच्चा सीख रहा है, बच्चा प्यार से आगे बढ़ रहा है, प्यार में आगे नहीं, प्यार से आगे बढ़ रहा है। प्यार में की बात करेंगे भाई, प्रारंभिक स्तर है, वहां कहाँ बच्चा प्यार में बढ़ेगा, प्यार से बढ़ेगा। ठीक, अब वो आगे जाने के बाद प्रशिक्षण आपने ले लिया ना, आप प्यार में पढ़ सकते हैं, वो अलग बात है। चलिए, तो यहाँ पे जो बात हो रही है तो ये है, इसके द्वारा शिक्षक और इसके द्वारा शिक्षक प्लस शिक्षार्थी दोनों का आकलन किया जा सकता है, शिक्षक प्लस शिक्षार्थी दोनों का आकलन किया जा सकता है कि भाई शिक्षक के जो सिखाने की विधियां हैं वह सही है कि नहीं है। बच्चा शिक्षक जो है, जो टीचर है, जो क्या कहते हैं यार, अध्यापक महोदय हैं, वह अच्छे से बच्चे को सिखा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इसका भी आकलन किया जा सकता है। यानी कि दोनों में आकलन, दोनों का आकलन किया जा सकता है। और किसके द्वारा, तो ये पत्राधान यानी कि पोर्टफोलियो द्वारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 12वें नंबर का प्रश्न। जल्दी जल्दी हल करते हैं दोस्त, क्योंकि समय लग रहा है कि ज्यादा निकल रहा है, अब ज्यादा समय हो रहा है तो जल्दी करना पड़ेगा ना। चलिए हल कीजिए। तो लेखनार्थम बालान अध्यापन समय शिक्षक रूपेण भवता क्यों करिष्यते। भाई लेखनार्थम, लिखने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से पूछ रहा है ना। चलिए, तो लिखने की दृष्टि से स्वविचारान लेखितुम बालेभ्यः अवसरं दास्यत्। मैंने जो आपको सिखाया है वो बार बार आया है, ये आया हुआ प्रश्न है, मैंने 2 बार हल करवाया है पीछे। तो अगर अभी आप इसे हल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अभी आप में कमी है, पेपर से पहले तैयार कर लीजिए अपने आप को। मैंने कहा स्वविचारान लेखितुम, स्वविचारान। जब बच्चे को अपने विचारों को लिखने का अवसर आप देते हैं तो बच्चे को क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, करके सीखने वाली भाषा पे सिद्धांत पर छोड़ देते हैं। बच्चा त्रुटि करेगा, सीखेगा, त्रुटि करेगा, शुद्ध करेगा, विचार करेगा, सारी चीजें करेगा। जब ऐसी बातें करता है तो वह जल्दी से सीख जाता है, अच्छे से सीख जाता है। यानी कि बच्चे के सृजनात्मक कौशल, धन चिंतनात्मक कौशल, चिंतनात्मक कौशल, साथ ही साथ बच्चे के कौन से कौशल, तार्किक कौशल का विकास होता है। अब बताइए, किसी और ऑप्शन पर जाएंगे आप, किसी और ऑप्शन को मैं वर्णमाला लिखने में बच्चे का कैसा विकास हो पाएगा, भाई नहीं हो पाएगा। अब बताइए, अक्षरों को लिखने पर, अक्षरों को लिखा जा रहा है, अक्षर तो पहले से है ना, उनको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप, क्या करेंगे, कंठस्थीकरणम कृत्वा अनंतरम परच्छेद सुंदर हस्ताक्षर। अब बताइए, मैं आपको बढ़िया बढ़िया ये बताइए, अब इसको मैं लिख दूं, सृजनात्मक कौशल सुंदर हस्ताक्षर, ऐसे मतलब कि सुंदर तरीके से लिखा जाए, हैंडराइटिंग पर ध्यान दिया जाए। हैंडराइटिंग पर काहे ध्यान देंगे आप, बच्चा प्रारंभिक स्तर का है, इसके हैंडराइटिंग पर ध्यान देके आप उसको बेकार करना चाह रहे हैं का। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, मैंने इस पर व्याख्या कर दिया है, कई बार किया है, आप देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, भाई ज्यादा समय नहीं देंगे इस पर। हाँ, तो ये प्रश्न भी तो मैंने करवाया है ना। एका शिक्षिका कक्षायाम श्रवण संबंधी गतिविधि कार्य तुम। श्रवण, एक शिक्षिका है, एक अध्यापिका महोदय है, वह श्रवण संबंधी कार्य करवाने की बात कर रही हैं। श्रवण संबंधी क्या कर रही हैं, कार्य कराने की बात कर रही हैं। और उससे पहले वो योजना बना रही हैं, चर्चा पर चर्चा गतिविधि कराने की योजना बना रही हैं। क्या कर रही हैं, योजना बना रही हैं, मतलब कार्य होने से पहले, श्रवण संबंधी कार्य होने से पहले वो योजना बना रही हैं। तो योजना पूर्व की योजना हुई ना भाई,
श्रवण संबंधी कार्य करवाने से पूर्व वो सारे कार्य कर ले रही हैं, सारे कार्य कर ले रही हैं, तो ये श्रवण पूर्व गतिविधि हुई ना। मैंने पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ा, मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, मुझे पूरी तरीके से याद आया है कि ये वाला मैंने आपको हल कराया हुआ है। क्या हो गया भाई, कहाँ है? हाँ, ये वाला मैंने हल कराया है कि उससे जो उन्होंने कार्य किया है, कार्य से पहले ही सारा काम उन्होंने कर लिया। श्रवण संबंधी गतिविधि है तो श्रवण पूर्व गतिविधि हो गई, ये वाला ऑप्शन हो गया। बाकी क्या यार, क्या हो गया इसमें? हाँ लीजिए, ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। लीजिए, पेश है आपके सामने अगला प्रश्न, और बेहतरीन प्रश्न। लीजिए और बताइए। मौखिक भाषा कौशल से विकासार्थम, मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए का प्रयोगम सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति, कौन सा विकल्प इसमें सर्वाधिक उपयोगी होगा? मौखिक भाषा, देखिए, मौखिक भाषा कौशल के विकास के लिए कौन सा कौशल इसमें सबसे उत्तम होगा? उत्तम कौशल बताना है, उत्तम विकल्प बताना है। नाट्य अभिनय सहभागे, नाट्य अभिनय सहभागा, शिक्षक से पढ़ना। बाकी मैं कह दूं आपको, समझाने का अब तो मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसे कई बार समझा दिया है कि जब आपको स्वतः का बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात आ जाए, नाट्य अभिनय सहभागा, नाट्य कौशल में, नाटक में वह स्वयं से सहभागिता कर रहा है, तो सबसे अच्छा विकास तो उसका उसी में हो रहा है। बाकी और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं ना। लीजिए, ये वाला मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ये सही है। शिक्षक से पाठनांतरम, मतलब पढ़ने के बाद पाठ्य पुस्तक एक से पाठ्य सामूहिक रूपेण पठनम, बच्चों को एक पाठ पढ़ाकर, उनकी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ पढ़ाकर उनको समूह में बांटकर पढ़ा दे, तो क्या ये होगा? ये नहीं होगा भाई। दूसरा, सामूहिक रूपेण से शब्दानाम शुद्धोच्चारण, सामूहिक रूप से शब्दों का शुद्धोच्चारण करवा रहे हैं। एकल सामूहिक पठनम, एक एक करके पढ़वा रहे हैं, फिर सामूहिक रूप से पढ़वा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसने कहा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को जब पूर्ण करता है तो वही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कौन हो गया भाई? नाट्य अभिनय सहभागा, जब वह स्वयं से बच्चे को, जब विद्यार्थी को स्वतः ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, स्वतः ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, वो विकल्प सबसे सटीक होता है। तो वही पहला वाला विकल्प हो गया भाई। चलते हैं अगले ऑप्शन पर, वही सबसे सटीक आंसर हो गया। लीजिए, एक से पाठ से पठन संबंधी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पढ़ने के समय, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी बात है? सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, जरा बताइएगा। तो ये तो उद्देश्य से हो गया, इसके उद्देश्य में मैंने पढ़ाया हुआ है। पढ़ने के उद्देश्य में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है। जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा उद्देश्य होता है, जरा बताइए। तो विराम चिन्ह नाम सर्वाधिक, अच्छा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा है। क्या पूछा है? सर्वाधिक, सबसे अच्छा लिखे तो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि आपको चारों के चारों ऑप्शन सही मिल सकते हैं। परेशान मत होइए, चारों ऑप्शन सही कैसे मिल सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा का मतलब चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन एक उसमें सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। एक होगा रफ, दूसरा गुड, तीसरा बेटर, एक सबसे बेस्ट। बेस्ट वाला आप चूज करते हैं, तो बेस्ट वाला इसमें चूज करना है, चारों ऑप्शन सही मिलेंगे। सब सही है लेकिन एक सबसे अच्छा होगा। तो विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ते समय विराम चिन्हों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात है।
शुद्ध उच्चारण सहित पठन, ये भी सही बात है। पाठ से प्रत्येक शब्द से पठनम, पाठ के प्रत्येक शब्द को पढ़ना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लिखित पाठ से अर्थ प्राप्ति, जो लिखा हुआ पाठ है उसकी जब तक आप अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, उसके भावों को नहीं समझ पाएंगे, उसके विचारों को नहीं समझ पाएंगे, उसमें क्या कह रहा है, क्या उद्देश्य दे रहा है वो, उसका क्या उद्देश्य है, ये नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे अच्छा विकल्प ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे, मैंने कहा ना, ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, और ये तो सही है ही, लेकिन सबसे सही है ये बी वाला। क्या है बी वाला? बी फॉर बॉल, यानी कि लिखित पाठ से अर्थ प्राप्ति ही ये सबसे सही विकल्प। ठीक है, तो चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर आपका 16वां। कितने प्रश्न है भाई? 2-4 प्रश्न होंगे। हाँ चलिए, 19 है, 19 है, 16वां है। हाँ, व्याकरण पाठितुम, व्याकरणम पाठितुम निम्नलिखितेषु का प्रभावकारी मार्ग है। व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे प्रभावकारी मार्ग कौन सा है? व्याकरण को पढ़ने के लिए सबसे प्रभावकारी मार्ग पाठ से अनुवाद समय, पाठ से अनुवाद समय, थोड़ा सा बड़ा कर दें ताकि आपको कोई समस्या ना हो भाई। लीजिए, कोई समस्या आपको होगी तो फिर पढ़ाने का हमारे मतलब ही क्या रह जाएगा। पाठ से अनुवाद समय व्याकरण नियम पढ़ाना। पाठ का जब अनुवाद पढ़ा रहे हैं, अनुवाद समय पढ़ा रहे हैं, उस समय व्याकरण के नियमों को पढ़ा देना। क्या ये सही है? अनुवाद पढ़ा रहे हैं, अनुवाद पढ़ाते समय आप व्याकरण के सारे नियमों को पढ़ा दीजिए, ये बात सही है? लग तो रहा है सही है, लग तो रहा है सही है। एकस विशिष्ट व्याकरण पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक लेकर पढ़ाने से कहा मतलब भाई? व्याकरण की पुस्तक का मतलब है आपको उसने क्या कर दिया? बेकार बना दिया। संदर्भानुसारम व्याकरण पाठनम नियमानाम आविष्कार भवेत्। संदर्भानुसार, जो संदर्भ आप पढ़ा रहे हैं, जो तथ्य आप पढ़ा रहे हैं, उस तथ्य में आए हुए व्याकरण के नियम, उस तथ्य में आए हुए व्याकरण, संदर्भानुसार व्याकरणम, जो संदर्भ पढ़ा रहे हैं उसमें आए हुए व्याकरण के नियमों को पढ़ा देना ही व्याकरण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका होता है। तथ्य पढ़ा रहे हैं, उसी के अनुसार जो व्याकरण है उस व्याकरण को पढ़ा देना ही व्याकरण का सबसे उचित तरीका होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। और चौथे ऑप्शन में क्या था भाई? आदौ, पहले व्याकरण के नियमों को पढ़ाकर उसके बाद उदाहरण दिया जाए, ये तो निगमन पद्धति है ना, ये तो निगमन विधि है ना, निगमन विधि, ये तो निगमन विधि है ना। पहले आप नियम पढ़ाइए, पहले आप क्या नीचे नियम पढ़ाइए, फिर उदाहरण दीजिए। ये नियम फिर उदाहरण, नियम फिर उदाहरण, जब नियम के बाद उदाहरण देंगे ये तो नियम विधि, निगमन विधि हो गई। आपका तथ्य कौन सा है? संदर्भानुसार, संदर्भ के अनुसार व्याकरण पाठनम, व्याकरण को पढ़ाया जाए और उस पर आधारित जो नियम है, नियम का आविष्कार का मतलब नियमों को बताया जाए, नियमों को समझाया जाए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है दोस्त? अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 16 ये रहा, अधोलिखित ग्रहणात्मक कौशल। अब बताइए, मैंने कौशल आपको बताया हुआ है कि भाषा कौशल कितने होते हैं, तो भाषा कौशल आपके 4 होते हैं। कितने भाषा कौशल? 4 भाषा कौशल, L, S, R, W, ये 4 कौशल मैंने बताया आपको। L का मतलब लिसनिंग, अब लिसनिंग का मतलब अंग्रेजी में क्या लिखूं, जाने दो, अंग्रेजी में ज्यादा समय हो जाएगा, तो एक काम करता हूँ, इंग्लिश में ही सीखिएगा। हाँ, इसमें आप सिर्फ इतना जानिए, लिसनिंग का मतलब होता है, अब चलते हैं हिंदी में, शुगो पली, शुगो पली। ट्रिक है, LSRW कहिए, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये 4 ऑप्शन, चारों में से सुबोपली हो गया। सुबोपली, सु का मतलब सुनना, सु का मतलब सुनना, सुनना का मतलब श्रवणम, श्रवणम, ये हो गया। फिर उसके बाद बोलना, बोलना का क्या होता है भाई? बोलना का क्या होता है? तो ये हो गया भाषणम,
भाषणम का मिलेगा आपको वाचनम, क्या मिल सकता है? वाचनम। अब वाचनम के साथ साथ संभाषणम भी मिल सकता है ना, हो गया। इसके बाद पढ़ना, इसके बाद क्या है? पढ़ना। पढ़ने को क्या कहते हैं भाई? पठनम। पढ़ने को क्या कहते हैं? पठनम। उसके बाद लिखना, लिखने को क्या कहते हैं भाई? लिखने को कहते हैं लेखनम। ये रहे 4 कौशल, ये रहे आपके 4 कौशल, भाषा कौशल। ऐसे ही भाषा कौशल का विकास होता है। क्रम कई बार पूछ चुका है, आपकी मर्जी है जैसे आप समझना चाहें। इसके बाद इसमें से इनको विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल को ये क्या कहते हैं भाई? ग्रहणात्मक कौशल को अर्जन कौशल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अर्जन कौशल भी कहते हैं, अर्जन कौशल भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं अवबोधन कौशल भी, अवबोधन कौशल भी इसी को कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अवबोधन कौशल भी कहते हैं। तो ये एक हो गया ना, इसी को या करके कहिए तो ये यह से हो जाएगा ना। फिर उसके बाद जो दूसरा होता है भाई, तो दूसरा होता है अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्तात्मक कौशल दूसरा होता है। एक ग्रहणात्मक, दूसरा अभिव्यक्तात्मक। अभिव्यक्तात्मक को अव्यक्तात्मक भी कहते हैं, अव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं ना। ठीक, ये हो गया। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इन्हें 2 और कौशलों में बांट दिया जाता है। अब इन्हें क्यों बांटा जाता है? अभिव्यक्त करने का मतलब होता है अभिव्यक्त कौशल। अभिव्यक्त कौशल का मतलब होता है कि अपने विचारों को किसी के समक्ष प्रकट कर पाना। कैसे प्रकट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? बोलकर जब आपके समक्ष मैं अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूं तो ये हो गया अभिव्यक्तात्मक कौशल। दूसरा अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या हो गया? तो दूसरा अभिव्यक्तात्मक कौशल देखिए, मैंने लिखा है ना, लिखा है तो आप पढ़कर मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं। ये मेरे विचार हैं, इन विचारों को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि लिखकर मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता हूं। तो एक हो गया बोलना और एक हो गया लिखना। बोलना एंड लिखना कहा भाई? ये रहा बोलना और ये रहा लिखना, ये हो गया आपका। अच्छा, मैं कलर चेंज कर दूं थोड़ा सा। बोलना और लिखना ये दोनों हो गए अभिव्यक्तात्मक कौशल। 2 और 4, 2 और 4 हो गए अभिव्यक्तात्मक कौशल। लेकिन इसी में आपको और दिख रहे हैं 2 और दिख रहे हैं, उनको भी दिखा दूं। ये जो आपका सुनना और पढ़ना है, अब बताइए, किसी के विचारों को ग्रहण करना है, किसी के विचारों को जानना, किसी के विचारों को समझना है, तो आप क्या करेंगे? उसको सुनेंगे, उसको सुनकर विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। उसके विचार लिखे हुए हैं तो ये आप पढ़ रहे हैं ना, मेरे लिखे हुए तथ्य को आप पढ़ रहे हैं, तब मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं। तो एक तो सुनकर, दूसरा पढ़कर, एक सुनकर दूसरा पढ़कर आप मेरे विचारों को ग्रहण कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ग्रहणात्मक कौशल कहलाएगा। कौन कौन? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 कौशल नंबर 1, कौशल नंबर 3। अब ये मैं यहाँ लिख दूंगा आपको 1 + 3। ठीक, ये देखिए 2 4 यहाँ है और 3 4 यहाँ। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि कौशल को कितने भागों में बांटा जाता है। 2 कौशलों को 2 कौशल में, भाषा कौशल को 2 कौशलों में बांटा जाता है, एक ग्रहणात्मक, दूसरा अभिव्यक्तात्मक। तो इतना तो मैं बहुत ज्यादा डीप आपको व्याख्या कर दे रहा हूं, क्योंकि आपका पेपर आपके सामने है, आपको वापस जाकर कोई नियम पढ़ने की जरूरत ना पड़े ना। जब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप यहीं से समझ लीजिए। और अब बताइए आपका इसमें से कौन हो जाएगा? ग्रहणात्मक पूछ रहा है तो सुनना और लिखना, सुनना और पढ़ना कहाँ है भाई? ये देखिए श्रवणम और पठनम, श्रवणम पठनम, ये रहा आपका राइट आंसर। हो गया ना? चले फिर आगे चलते हैं अगले नंबर पर। भाषा कौशला नाम अध्यापन भवेत्। भाषा कौशल का अध्यापन किया जाता है, सिखाया, भाषा कौशल सिखाया जाता है सामग्रिक रूपेण से, सामग्रिक रूप से, सभी तरीके से, सभी तरीकों से, तरीकों से, या इसी को कह सकते हैं कि सभी रूपों से,
सभी रूपों में, इसी को कह सकते हैं सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। ठीक है, तो अब क्या कुछ और बचा? और कुछ बचा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उल्टा हो गया, बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, बी वाला आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा और आप जाएंगे उस तरह से तो सी दिखेगा ये दूसरे वाले पे। ठीक हो गया। ये रहा भाई आपका लास्ट प्रश्न, ये रहा आपका लास्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है। और कितना बेहतरीन प्रश्न है, इसमें आपको दिया है एक चौमस्की के बारे में बता सकते हैं, मैंने बार बार बताया है, आपको कई बार बताया है, और एक वाइगोत्स्की के बारे में बता सकते हैं, वाइगोत्स्की। मेरा आप देखेंगे तो एफबी पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है इसे, एफबी पर, एफबी मतलब सोशल मीडिया, फेसबुक, उस पर भी अपलोड किया है। तो सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय का मतलब क्या हो गया, यही सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय लगा देते, सामाजिक विनिमय अभी पेपर आया भी था पीछे ना, सामाजिक विनिमय, दोनों विनिमय मैंने लिया हुआ है। सामाजिक विनिमय लेंगे तो सामाजिक विनिमय जब लेंगे, एक मिनट इसे चेंज कर लूं, जब सामाजिक विनिमय लेंगे तो ये हो जाएगा चौमस्की महोदय, चौमस्की महोदय ना, सामाजिक विनिमय यानी कि चौमस्की महोदय, लेकिन यही सामाजिक विनिमय दिया है ना, सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय दे दे तो इसका मतलब है कि ये आपके आ गए वाइगोत्स्की महोदय। कौन आ गए? वाइगोत्स्की महोदय। तो वाइगोत्स्की महोदय तो इसके ऑप्शन ही है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक, इसी को सांस्कृतिक सिद्धांत कह देंगे तब भी इन्हीं का हो जाएगा ना। सामाजिक विनिमय की जगह पे सामाजिक वातावरणिक सिद्धांत, वातावरणिक सिद्धांत कह देंगे, वर्णिक, तो ये भी तब भी हो जाएगा किन्हीं का, चॉम्स्की का ही रहेगा। मतलब कि मैंने सबको एकदम अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, पीछे की क्लासेस में आप जाएंगे तो आपको बड़े प्यार से मिल जाएगा, पूरा नियम मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, समझाया भी है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, अब मैंने यहाँ आपको दिखाई दिया है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसके पहले मैंने सामाजिक विनिमय का भी सिद्धांत इसमें लिया हुआ है, प्रश्न मैंने लिया हुआ था, सबको जोड़कर मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, इसीलिए सेशन जो होता है वो बेहतरीन होता है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं प्रश्न, एक दूसरे नियम से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और बेहतरीन तरीके से आपको सीखने का मौका मिलता है। तो आप अगर मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो मजे के साथ जुड़े रहते हैं, आपको सारे नियम यहीं पे क्लियर होते जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती है, आप बस नोट करते रहा कीजिए, रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा। एक प्रश्न मेरा जो है वो आपके 10 प्रश्नों के बराबर जाता है, एक प्रश्न 10 प्रश्नों के बराबर जाता है। सोचिए मैंने 20 प्रश्न लिए हैं, 200 प्रश्नों के बराबर जाएगा। जो आपको महामैराथन मिलता है ना, महामैराथन 100 प्रश्नों को 100 मिनट में हल करना, भाई 100 प्रश्नों को 100 मिनट में हल करने से अच्छा है 10 प्रश्न दे दिया जाए और एक प्रश्न पर 10 मिनट दे दिया जाए, आपको उसके सारे सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। जल्दी जल्दी मैं प्रश्न भी हल करवा सकता हूँ कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, ये वाला होगा। अरे भाई मैंने तो सब हल करवा दिया है ना, फिर क्यों करवाऊं उस तरह से? उस तरह से करने में बहुत फायदा नहीं होने वाला, आपका नुकसान ही होगा। फायदा कुछ, नुकसान छोड़कर फायदा नहीं होने वाला है आपका इस नियम से। तो उस नियम को ध्यान दीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, जो फायदा होता है ना मैं फैक्ट आपको बताता हूँ। क्यों मैं आपको बहकाऊं इधर उधर, क्यों दूसरे नियम पर ले जाऊं? तो ज्यादा नियम मैं आपको दिखाने का प्रयास नहीं करूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कल मैं वो नियम लेके आऊँ आपके लिए जो आपका क्या होता है भाई, शब्दों पर जो होते हैं, जो सीटेट में आपको हमेशा देखने को मिलते हैं कि ऐसे शब्दों के माध्यम से कई विकल्प कट जाते हैं। तो उन शब्दों को लेकर आऊंगा और आपको बढ़िया से समझाने का प्रयास करूंगा सरल शब्दों में। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए मैं चाहता हूं कि बस इतना ही रहने दूं। आज के लिए मुझे आप छुट्टी दे दीजिए भाई। जय हिंद।